हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 सितंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोज के बारे में इंफॉर्मेशन एट द टाइम पता चल सके। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदी कब से की जाएगी। तो गाइस, यहां पे धान की खरीदी की अगर हम बात करें तो खरीफ फसल के लिए वर्ष 2022-23 की अगर हम बात करें तो 22-23 के लिए ध्यान रखिएगा, 22 से 23 के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। राज्य सरकार ने अपना एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है कि इस साल यानी 2022 का जब हमारा राज्योत्सव मनाया जाएगा यानी छत्तीसगढ़ गठन दिवस मनाया जाएगा, उस दिन से धान की खरीदी की शुरुआत होगी। यानी 1 नवंबर से, ध्यान रखेंगे आप, 1 नवंबर से राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदी का फैसला लिया गया है। क्लियर रहेगा। इस साल धान के उत्पादन की बात करें तो 1 लाख, अगर हम बात करें 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन, ध्यान रखिएगा 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की उपज का अंदाजा लगाया गया है। अनुमान है कि इतना लाख मीट्रिक टन जो है हमारे पास धान इस साल उपज होगी। साथ ही साथ टोटल अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखिएगा तो 22-23 के लिए ये अनुमानित रखा गया है एक अमाउंट की इतना मात्रा में इतने प्रोडक्शंस को हम खरीदेंगे। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका 1 नवंबर। 1 नवंबर हमारा क्या है तो राज्योत्सव उस दिन मनाया जाता है, यानी इस दिन हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था आज से ठीक 22 साल पहले। क्लियर रहेगा। तो 22वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2022 के 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन WBO के द्वारा, ध्यान रखिएगा WBO के द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस। साथ ही साथ एक चीज आप याद रखेंगे कि ये डेट फाइनलाइज हुआ था 2009 के, ध्यान रखेंगे 2009 के 18 सितंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में। कहां पे हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में इसका बैठक हुआ था और इस बैठक में निर्णय लिया गया था, डेट डिसाइड किया था कि हम हर साल जो है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाएंगे। थीम क्या रखा गया है समझिएगा। थीम की अगर हम बात करें तो थीम रखा गया है बांस दिवस के लिए, वर्ल्ड बम्बू डे के लिए जो थीम रखा गया है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में रखा गया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इसका मतलब है हरित एवं सतत विकास ये हमारा थीम रखा गया है विश्व बांस दिवस का। क्लियर रहेगा। दूसरी चीज, वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। तो सबसे पहले आप यहां पे याद रखेंगे बेल्जियम में अगर हम बात करें तो बेल्जियम के एंटवर्प याद रखिएगा, एंटवर्प में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बॉम्बू ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर रहेगा गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के कितने प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड के लिए किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के जो अगर राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी इंस्पायर मानक अवार्ड में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। ध्यान रखिएगा 14 सितंबर से 16 सितंबर तक ये आयोजन हुआ था और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के दो स्कूली छात्रों के प्रोजेक्ट को यहां पर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के रूप में अवार्ड कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फार्माको विजिलेंस, ध्यान रखिएगा, फार्मा कंपनी विजिलेंस सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस मेडिकल कॉलेज द्वारा किया गया। तो गाइस यहां पे अगर हम फार्मा कंपनी विजिलेंस सप्ताह की बात करें तो फार्मको विजिलेंस सप्ताह
हमारे रायपुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा, एडीआर के प्रति लोगों को जागरूक करना, आम जनता को और आम जनता के साथ साथ सभी स्वास्थ्य कर्मियों को एडीआर, ठीक है, एंटी रिवर्स के लिए अगर हम बात करें, एडीआर के लिए जागरूकता हेतु फार्माको विजिलेंस यानी फार्मा कंपनी विजिलेंस सप्ताह का आयोजन रायपुर मेडिकल कॉलेज आरएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर के द्वारा आयोजित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम एवं मंडी बोर्ड के मुख्य प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीएमडी के बारे में पूछा जा रहा है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सीएमडी की बात हो रही है, तो माथेश्वरन वी, ध्यान रखिएगा, माथेश्वरन वी जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर हैं, इनको फॉरेस्ट्री के डायरेक्टर के साथ साथ अभी एट प्रेजेंट सीएमडी किसका बनाया गया है, राज्य बीज निगम एवं मंडी बोर्ड के चेयरमैन। ध्यान रखेंगे, राज्य मंडी बोर्ड एवं बीज निगम के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और एट प्रेजेंट ये क्या है, एट प्रेजेंट है आपके फॉरेस्ट्री के डायरेक्टर, वानिकी के राज्य वानिकी के डायरेक्टर, राज्य वानिकी बोर्ड के डायरेक्टर, ठीक है। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले थे भुवनेश यादव, याद रखेंगे आप, भुवनेश यादव के बाद माथेश्वरन वी को बनाया गया है राज्य बीज निगम एवं मंडी बोर्ड का सीएमडी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा, ध्यान रखिएगा, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नियुक्तियों और मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य कॉलेजों में दाखिले पर आरक्षण का प्रतिशत कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय दिया है। तो हाल ही में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ सरकार चाहती थी कि 58% तक का रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाए ओबीसी के लिए। टोटल रिजर्वेशन अगर हम बात करें तो 58% करने की बात चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अरूप कुमार गोस्वामी, उनकी और एक डिवीजन बेंच था जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है कि अगर हम 50% से ज्यादा आरक्षण को बढ़ाते हैं तो एक तरीके से यह गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ होगा। तो ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन जो है मैक्सिमम 50% तक रखने की बात कही गई है, 50% से ज्यादा इंक्रीज करने की बात नहीं मानी गई। अब इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए राज्य सरकार जो है आपका सुप्रीम कोर्ट मूव करने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया लीग और जूडो रैंकिंग में किस जिले की खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें खेलो इंडिया लीग और जूडो रैंकिंग में कोंडा गांव के, ध्यान रखेंगे आप, कोंडा गांव की 2 खिलाड़ियों ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है, ठीक है, रजत एवं कांस्य पदक जीता है। क्लियर रहेगा, रजत एवं कांस्य पदक जीता है, जिसमें रजत जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है रंजिता, और कांस्य पदक जो जीती है जूडो रैंकिंग में, उनका नाम है हेमवती नाग। ध्यान रखेंगे आप, हेमवती नाग। क्लियर रहेगा, हेमवती नाग। इन 2 प्लेयर्स ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता है जूडो रैंकिंग में, साथ ही साथ खेलो इंडिया लीग में। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका यहां पर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर कि हाल ही में राज्य के किस जिले के बालिका फुटबॉल टीम का चयन राष्ट्रीय सुब्रतो कप के लिए किया गया है। तो गाइज आपको यहां पे सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, और हाल ही में राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य के बस्तर के, याद रखिएगा, बस्तर की बालिका टीम का चयन किया गया है। किसके लिए, सुब्रतो कप के लिए। और ये कितने मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे, जिसमें से पहला मैच होगा इनके अपने ही पूल के प्रतिद्वंदी केरल से, ठीक है, केरल से। और इनका पूल कौन सा है, तो इनका पूल मिला है पूल डी में, और पूल डी में तीन टीम है, नई दिल्ली अगर हम बात करें तो दिल्ली की, केरल की और छत्तीसगढ़ की। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे, बस्तर की बालिका टीम का चयन सुब्रतो कप के लिए किया गया है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर दरिमा हवाई अड्डे को किस कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो गाइस ध्यान रखेंगे अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे का अभी तक पीसीएन के अकॉर्डिंग, पीसीएन पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर होता क्या है, तो पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर ये आपके रनवे की अगर हम बात करें तो पेवमेंट को देखते हुए, रनवे की लेंथ को देखते हुए, वहां की सुविधाओं को देखते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए पीसीए नंबर अलॉट किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी तक अंबिकापुर दरिमा हवाई अड्डे से 20 सीटर पैसेंजर फ्लाइट का परिवहन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे को पीसीएन नंबर की कैटेगरी में अपग्रेड करते हुए इसको 3C कैटेगरी में रखा गया है और पीसीएन नंबर के अकॉर्डिंग 20 सीटर से बढ़ा करके अभी 72 सीटर फ्लाइट की परमिशन दी गई है। ध्यान रखिएगा, 72 सीटर फ्लाइट की परमिशन दी गई है और यहां पे कैटेगरी रखा गया है 3C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर दरिमा हवाई अड्डे को किस कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है, तो 3C कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। अभी तक 20 सीटर फ्लाइट के लिए परमिशन थी, बट अब डीजीसीए के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, डीजीसीए के द्वारा यहां पर 72 सीटर की अनुमति दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के किस शहर को नामित किया है। तो एज यूजुअल आपको अगर हम बात करें, एज यूजुअल आपसे बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई संगठन संस्था एससीओ की अगर हम बात करें तो इसका एट प्रेजेंट मीटिंग हुआ कहां पे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और यहां पे एससीओ का वर्ष 2022-23 के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी का चयन किया गया है पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। साथ ही साथ पर्यटन की सुविधाओं के साथ साथ कोई भी कार्यक्रम अगर एससीओ की होगी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो यहां पे अलग अलग सदस्य देशों के मुख्य अतिथि को यहां पर इनवाइट किया जाएगा किसी भी सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी कार्यक्रम के लिए। तो क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022 और 23 के लिए वाराणसी को पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। ये था आज का सेशन। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस हमारे यहाँ एसएससी के लिए अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म कोर्स और फुल टर्म कोर्स ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा एफसीआई का या एसएससी का अलग एक सेपरेट बैच, फुल फ्लेज्ड एक अगर हम बात करें तो कॉन्साइज्ड वे में एक सिलेबस डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। तो अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।